अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में तूफान बर्पा करने वाली टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेब 3.0 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया की तारीख की पहली वेबसाइट 1991 में क्रिएट की गई। तब लोग कंप्यूटर्स के आगे बैठ के इसे इस्तेमाल करते थे, जो केबल्स और सर्वर्स से कनेक्ट होता था। तब दुनिया इंटरनेट पे नया नया आना शुरू हुई थी। HTML और URL का दौर हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तेजी और जिद्दत आना शुरू हो गई। HTML और URL का दौर वेब 1.0 का दौर था, जब सिर्फ रीड ओनली पेजेस देखे जा सकते थे। वेबसाइट का कंटेंट सिर्फ कुछ लोग ही हैंडल कर सकते थे। वेब 1.0 को हम स्टैटिक वेब का दौर कहते थे। वेब 1.0 के बाद वेब 2.0 का दौर आया। अक्टूबर 2004 में वेब 2 के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इसके फ्यूचर को डिस्कस किया गया। 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया, जिसने वेब 2 को जिद्दत बख्शना शुरू की। और 2006 में फेसबुक को बाकायदा पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया, जहां लोग मुख्तलिफ वेबसाइट पेजेस को ओपन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। इसको यूजर जनरेटेड कंटेंट और रीड राइट का दौर कहते हैं। इसी तरह मोबाइल फोन्स में भी जिद्दत आना शुरू हो गई और आईफोन ने अपना पहला मोबाइल स्मार्टफोन 2007 में लॉन्च किया। सोशल मीडिया वेब 2 का की फीचर बन गया। फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर लॉन्च किए गए, जहां लोग ऑनलाइन होना शुरू हो गए। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक ने लोगों को इतनी ताकत दी कि हम इंटरनेट पर कंटेंट पे कमेंट्स करना शुरू हो गए, चीज़ों को देखना, सीखना, सर्च करना और कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। वेब 2 का दौर सेंट्रलाइजेशन का दौर है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनीज ने लोगों के डाटे को सेल करके और टारगेट एड्स दिखा के बेतहाशा पैसा कमाया। ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर की मालिक बन गई। वेब 2 ने लोगों को भी पैसे कमाने के रास्ते दिखाए, जहां लोग ब्रांड्स की नुमाइश कर सके और इन्फ्लुएंसर्स जॉब ढूंढ सके। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये कंपनीज इन्हीं के डाटे को इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, लेकिन इनको अपने ही डाटे का 1 रुपए का फायदा नहीं है, तो लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म्स का रुख करना शुरू कर दिया, जो कि अब वेब 3.0 बनने जा रहा है। वेब 3 लोगों को प्राइवेसी फराहम करेगा। सीक्रेट वॉलेट्स के जरिए वेब 3 रन करेगा और ये वॉलेट्स आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सेंसरशिप का मसला हल हो जाएगा। एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टोर्स होंगे, जहां सब कुछ साफ, शफाफ और आपकी आंखों के सामने होगा, जो मॉडरेशंस को, कंटेंट को चेन और डिलीट नहीं करने देगा। वेब 3 एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया आबाद होने जा रही है जहां आप मजीद प्रोडक्ट नहीं होंगे, आप प्रोप्राइटर और ऑनर होंगे। अब थोड़ा वेब 1, वेब 2 और वेब 3 की हम कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। वेब 1 रीड ओनली का दौर था। वेब 2 रीड एंड राइट का दौर है। वेब 3 रीड राइट ऑनरशिप का दौर होगा। वेब 3 की जड़ें तभी बनना शुरू हो गईं जब दो साइंसदानों स्टुअर्ट हबर और स्कॉट सोर्निटा ने सबसे पहले ब्लॉकचेन को लॉन्च किया, जिसका मकसद डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करना था। लेकिन इसमें जिद्दत तब आई जब 2009 में नाकामोटो सतोशी ने बिटकॉइन को लॉन्च किया। बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना जहां क्रिप्टो करेंसी की मलकियत एक शेयर्ड लेजर के जरिए ट्रैक की जाती है और माइनिंग के जरिए माइनर्स एक कम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इससे एक नया ब्लॉकचेन डाटा में ऐड हो जाता है, जो मुकम्मल चेन बनने के बाद बिटकॉइन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी बन के रह गया है, लेकिन इसके बाद दूसरे ब्लॉकचेन्स बने
जो इससे कई गुना आगे निकल गए, जैसे कि इथेरियम को 2015 में लॉन्च किया गया। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी भी है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दूसरी करेंसीज को बनाया भी जा सकता है। गेविन वुड, जो कि इथेरियम का को फाउंडर है, बहुत ही अच्छे अंदाज में वेब3 को समझाते हुए कहता है कि वन कंप्यूटर फॉर द एंटायर प्लेनेट विद कंप्यूटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब एंड कंट्रोल्ड नोवेयर। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसीज के बाद एक्सपर्ट्स ये कहने पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि वेब3 का दौर शुरू हुआ चाहता है। अब जरा वेब3 की बनावट को डिस्कस कर लेते हैं। वेब3 बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसीज की एक्सटेंशन है, जो कि ब्लॉकचेन को एक नए तर्ज पे इस्तेमाल कर रहा है। एक ब्लॉकचेन अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के टोकन सेव कर सकता है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के जरिए अमल में आता है। इसमें कॉइन्स माइनर्स को एक इंसेंटिव के तौर पे दिए जाते हैं, जिससे वो ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, जहां पर ट्रांजैक्शंस काफी मेहनत, एनर्जी कंजम्पशन और प्रॉपर सेटअप के बाद वजूद में आती हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में माइनर को जस्ट ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है, जैसा कि मोबाइल माइनर एक ब्लॉक को रिसीव करने के लिए इसे वेरीफाई करता है और वॉलेट्स के जरिए ये ट्रांजैक्शंस वजूद में आती हैं। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की वजह से हम इनमें डाटा ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एक्सपर्ट क्रिस डिक्सन ने इसको बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान किया है। इसका कहना है कि Web3 इज द इंटरनेट ओन्ड बाय द बिल्डर्स एंड यूजर्स ऑर्केस्ट्रेटेड विद टोकन्स। अब आपको बताते हैं कि कंपनीज के लिए Web3 कितना इंपॉर्टेंट है। Web2 में आपको मुख्तलिफ साइट्स में जाके लॉग इन करना पड़ता है, हर चीज की अलग अलग अप्रूवल और अलग अलग ट्रांजैक्शंस करना पड़ती है। लेकिन Web3 में ये सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे मिलेगा। Web3 में यूजर्स का साइट्स पे ज्यादा कंट्रोल होगा। यूजर्स टोकन को खरीद और कमा सकेंगे, जिससे वो साइट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, जो कि Web3 का मकसद है। Web3 का सबसे ज्यादा फायदा कंपनीज को कम्युनिटीज डेवलप करने से होगा, जहां वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकेंगे। इससे इनकी कॉस्ट और टाइम सेविंग होगी। जहां Web3 के फायदे हैं, वहां इसके नुकसानात भी हैं। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और Web3 एक्सपर्ट्स का कहना है कि Web3 का मकसद अमीर लोगों को अमीर और गरीब लोगों को गरीब बनाना है। जैसे कि 0.01% बिटकॉइन होल्डर 27% बिटकॉइन की टोटल सप्लाई के मालिक हैं, जहां वो अपनी मर्जी से जब चाहें रेट को पंप एंड डंप कर सकते हैं। दूसरी साइड पर एक्सपर्ट्स Web3 की स्पेकुलेशन होने की वजह से इसको Web3 की बड़ी कामयाबी भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स Web3 को एक गैर यकीनी सिस्टम भी समझते हैं, जहां इसका डाटा सेंट्रलाइज सिस्टम की बदौलत कम ट्रांसफर होगा। ये डाटा की ट्रांजैक्शन को स्लो कर देगा। Web3 के डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगी, जहां एक बेसिक इंटरनेट यूजर की रसाई मुश्किल हो जाएगी। Web3 की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसकी कॉस्ट है। बिटकॉइन और इथेरियम पर एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट $100 है। एक MB डाटा ब्लॉकचेन में स्टोर करने के लिए $1000 खर्च हो रहे हैं। इसलिए ब्लॉकचेन पे NFTs को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं। Web3 माहौल के लिए भी नुकसानदेह है। जब आप सुपर कंप्यूटर पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको एनर्जी और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जिससे इन दोनों का वेस्ट भी जनरेट होता है। एलेक्स डेविस और क्रिस्टन स्टोल, जो कि Web3 के रिसर्चर हैं, कहते हैं कि बिटकॉइन का एक साल का वेस्ट इतना है जितना एक नेदरलैंड जितने बड़े मुल्क का है। अगर ये सच है, तो जो Web3 की इनोवेशंस आ रही हैं, इसकी एक खास कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी। इथेरियम के को फाउंडर वाइटालिक बुटेरिन का कहना है कि हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कंसर्न्स तो हैं, लेकिन हम पूरी तरह मुतमईन हैं कि आने वाला दौर इंटरनेट का Web3 का ही है। इनका कहना है कि इस वक्त Web3 पर
तनकीद करना जायज है, लेकिन हम डिसेंट्रलाइजेशन वेब की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। हम वेब 3 की कोडिंग की डिजिटल लाइब्रेरीज बना रहे हैं, जहां बहुत जल्द बाकी डेवलपर्स के लिए वेब 3 पर काम करना और फ्रीलांसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। और वेब 3 ही इंटरनेट की दुनिया का फ्यूचर है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका वेब 3 के बारे में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी सजेशन से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।